It's great to be among students, honestly, if you ask me, because we keep learning from students. So thank you all for coming in big numbers. Dignitaries on dais, Anand ji, Sundaraman ji, Punamia ji, Ashok ji, Mahesh, Dilip bhai. We all have seen the budget today. And while seeing the budget, I think I came with one expectation. कल ये मोदी जी ने पार्लियामेंट्री सेशन में आने के पहले क्या बोल दिया था? लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होगी. So I was having at the back of the mind a thought कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है. एक चीज जो बजट के अंदर एंड में आई, पूरा बजट हो गया, उसके बाद में एंड में जो चीज आई वो चीज थी इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट इंक्रीज फ्रॉम 7 lakhs to 12 lakhs. 2014 से जब से ये गवर्नमेंट ने देश का कारोबार संभाला है, वो टाइम पे करीबन टैक्स के अंदर एग्जेम्पशन लिमिट 1,80,000 2 लाख के बीच में हुआ करती थी. ग्रेजुअली बढ़ाते बढ़ाते 2 से 5, 5 से 7 और आज 7 से 12. ऑलमोस्ट 40 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है. इतने सालों से बजट देख रहा हूं, मैंने कभी कोई फाइनेंस मिनिस्टर को ऐसा क्वांटम जंप लेते हुए देखा ही नहीं है. दिस इज द मोस्ट करेजियस budget announcement that I would even recall in the history. So, उसका क्या मीनिंग क्या होता है उसकी बात करते हैं. 5 लाख तो फिगर मालूम हो गया हमें, नंबर ऑफ टैक्स पेयर हमें मालूम है. मीनिंग क्या होता है? आप जो फंड्स आपके हाथ में रहते हैं, वो फंड्स में आप क्या करते हो? आपके पास कितनी चॉइस रहती है वो फंड्स के लिए? काफी चॉइस रहती है, राइट? पर्सनल एक्सपेंडिचर, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? एजुकेशन, डेफिनेटली. रिक्वायरमेंट फॉर हेल्थ केयर फॉर मिडिल एज पीपल, ऑफ कोर्स, आई थिंक रिक्वायर्ड. एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, बाइंग ऑटोमोबाइल, बाइंग एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, बाइंग एफईएमजी, यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स प्रोडक्ट. क्यों नहीं? ट्रैवलिंग, टूरिज्म, अभी तो स्पिरिचुअल टूरिज्म भी चल रहा है. महाकुंभ देखिए, ऑलरेडी करीबन 30 करोड़ से ऊपर लोग स्नान कर चुके हैं. तो एक तरफ स्पिरिचुअल टूरिज्म है, लेजर टूरिज्म है, बिजनेस टूरिज्म है, और ये बजट के अंदर एक दूसरी चर्चा की गई है मेडिकल टूरिज्म की, जिसकी हम थोड़े टाइम में बात करेंगे. थोड़े दिन पहले मोदी जी ने एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की, कंसर्ट इकोनॉमिक्स. कोल्ड प्ले देखने के बाद कंसर्ट इकोनॉमिक्स की बात की गई. करीबन 250 करोड़ का ही धंधा किया, ज्यादा नहीं किया उसने. तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी खड़ी हुई है. और जो सब्जेक्ट मुझे सबसे प्यारा है, जो मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया है, एंड दैट इज व्हाट इज रिजल्टिंग इनटू स्पिरिचुअल टूरिज्म, इज कॉल्ड मंदिर इकोनॉमिक्स. 35 लाख छोटे बड़े मंदिर हमारे देश के अंदर है. अगर एवरेज एक मंदिर के अंदर, बड़े मंदिर में ज्यादा, छोटे मंदिर में कम, करीबन 4 लोग सेवा देते हैं, और मंदिर के बाहर करीबन दूसरे 6 लोग सेवा देते हैं, तो करीबन 10 लोग सेवा देते हो मंदिर के अंदर. और वो 10 लोग के फैमिली में 4 लोग हैं, तो करीबन एक मंदिर के साथ में 40 लोग जुड़ जाते हैं. आजू बाजू की जो सर्विसेज है वो अलग. 35 लाख 40 लोग एक मंदिर के अंदर, और 35 लाख मंदिर. आप थोड़ा कैलकुलेशन आप ही बता दीजिए. 14 करोड़. करीबन भारत का जो वस्तीगण है 140 करोड़ का, उसमें से 14 करोड़ का
पॉपुलेशन, ये मंदिर इकोनॉमिक्स के ऊपर निर्भर कर रहा है। और इतनी सहजता से ये सब्जेक्ट को हमारी इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके साथ में हम तो इंडस्ट्री वाले ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके साथ में हमने ये देखना शुरू किया कि इंडस्ट्री कौन सी बेनिफिट में आएगी, क्योंकि शेयर तो इंडस्ट्री के ही लेने हैं। तो आई थिंक सब्जेक्ट मंदिर इकोनॉमिक्स का है, इन्वेस्टमेंट होटल के शेयर में करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म में करते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से ये 5 लाख रुपया जो आपके हाथ में बचता है उसको आप स्पेंड करने वाले हो। देश का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है हमारे देश के अंदर, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जीडीपी के लगभग 30% रहते हैं। अगर हमारा जीडीपी जिनको हम गिन के चलते हैं कि ये साल के अंदर एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ रेट दिखाया गया है उसके साथ में करीबन 42 लाख करोड़ के आसपास आना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि 30% रेट से बढ़ता है इन्वेस्टमेंट और सेविंग के अंदर, तो सबसे बड़ा प्रभाव आता है ये क्षेत्र के साथ में जुड़े रहने से। एक कैलकुलेशन ऐसा है कि आपका जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है उसका करीबन 60% अमाउंट हाउसिंग और गोल्ड में जाता है। हमारे देश के अंदर गोल्ड प्रोमिनेंट है। हाउसिंग और गोल्ड में 60% जाता है, बैलेंस 40% जाता है फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर, विच इंक्लूड्स बैंक डिपॉजिट ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम इक्विटी। मैं ऐसा समझता हूं कि ये सबसे बड़ा फैक्टर गिना जाना चाहिए कि जब हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन के नजदीक पहुंच रही है, यहाँ पे 30% अमाउंट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में आता है, तो उसका 40% अमाउंट आप गिन सकते हो फिगर इज बेसिकली कमिंग इनटू कैपिटल मार्केट एंड कैपिटल मार्केट रिलेटेड बिजनेसेस। स्टॉक एक्सचेंज जिसके अंदर हम खड़े हैं, डिपॉजिटरी सर्विसेज, कस्टोडियन सर्विसेज, ब्रोकरेज सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, आप गिनते जाइए। ये सब बिजनेस के लिए ये समय सबसे बढ़िया जा रहा है। आनंद जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि पहली बार हमारा देश के अंदर 50 लाख करोड़ का बजट टच हुआ है। मैं कैलकुलेट कर रहा था जब भी उन्होंने बताया कि एक्सपेंडिचर का बजट तो 50 लाख करोड़ हो गया। अगर देश नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 11% के आसपास बढ़ता है तो रेवेन्यू बजट कभी 50 लाख करोड़ का होगा। 38 लाख करोड़ में से रेवेन्यू बजट कभी 50 लाख करोड़ का होगा, करीबन 2028-29 के अंदर। सो वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ब्रिलियंट 3 to 4 years फ्रॉम नाउ। जो हमारी ये क्षमता है उसके अंदर हम आगे जाके काफी अच्छा एक प्रदर्शन देखने वाले हैं, इवन रेवेन्यू के अंदर। ये बजट के अंदर दूसरी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, अपार्ट फ्रॉम लिविंग मनी इन हैंड्स ऑफ पीपल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अमेरिका के अंदर ट्रम्प की गवर्नमेंट आने के बाद डीओजी मिनिस्ट्री हैज कम अप, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हमारे वहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईओडीबी इंडेक्स इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है बजट के अंदर। सबसे बड़ी बात है दैट मीन्स हमारे जो भी देश के अंदर जो भी एक व्यवसाय हो रहा है वहां पे हमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंप्लेंट हमेशा रहती है कि हमारे वहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खाली पेपर पे है, एक्चुअल नहीं हो रहा है। ये बजट के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए एक प्रस्तावना रखी गई है कि ईज ऑफ बिजनेस डूइंग करने के लिए एक इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दैट मीन्स एवरी स्टेट विल बी कॉम्पिटिंग फॉर प्रोड्यूसिंग बेटर एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीबॉडी टू डू बिजनेस। आई थिंक आगे के समय के अंदर जब ये गाइडलाइन इम्प्लीमेंट होगी तब हम देखेंगे कि कैसे हर स्टेट कॉम्पीट करता है एक दूसरे के साथ में। गुजरात का एग्जाम्पल के बाद में तो हर स्टेट ने कॉम्पीट करना शुरू कर दिया है कि जो गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसके बाद में आज की तारीख में सब स्टेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं। तो ये कंपटीशन जो स्टेट के बीच में है वो बहुत हेल्दी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी ये जो कंपटीशन स्टेट के अंदर होनी शुरू हो जाएगी तो मेरा ऐसा मानना है कि हम आज की तारीख में जो कंप्लेंट कर रहे हैं वो कंप्लेंट काफी हद तक कम हो सकती है। तो एक मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा की टेक अवे है ये बजट के अंदर एज फार एज द रिफॉर्म इज कंसर्न।
वन मोर एरिया विच इज आई थिंक हैज बीन अ कंप्लेंट एरिया फॉर मोस्ट ऑफ अस। जैसे हम मार्केट के अंदर है तो हमारे वहाँ एनालिस्ट है, फंड मैनेजर्स है, इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है, दे ऑल हैव बीन कंप्लेनिंग वन थिंग, ग्रोथ स्लो डाउन हो चुका है, ग्रोथ स्लो डाउन हो चुका है। पूरा फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर आज 10 महीने कंप्लीट हो गए। ये 10 महीने के अंदर खाली एक ही रिकॉर्ड बची है, ग्रोथ स्लो डाउन हो चुका है, ग्रोथ स्लो डाउन हो चुका है। अगर आप शांति से विचार करें कि ग्रोथ स्लो डाउन क्यों हुआ है, तो शायद उसका आंसर आपको मिलने के लिए बहुत तकलीफ नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट ने तो अपने बजट रख दिए थे February 24 के अंदर, वो वोट ऑफ अकाउंट बोले थे, बट वोट ऑफ अकाउंट जैसा था नहीं, फुल फ्लेजेड बजट ही था। और वही बजट जुलाई 24 के अंदर गवर्नमेंट वापस इलेक्ट होने के बाद आई तो उन्होंने वही बजट मोर और लेस मेंटेन रखा है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि लोकसभा का इलेक्शन, उसके साथ में 4 महीना 5 महीना तक गवर्नमेंट की सब मशीनरी बंद हो गई। आपने एलोकेशन तो कर दिया अमाउंट का, स्पेंडिंग हुआ ही नहीं। इस चीज के ऊपर आप ध्यान दें, यू आर ऑल स्टूडेंट्स हियर, आप ये चीज के ऊपर ध्यान दें कि बजट आपने एलोकेट कर दिया है, आपका स्पेंडिंग हुआ ही नहीं है। और उसके बाद में मानसून आया तो मानसून में जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, स्लो इंप्लीमेंट होते हैं। उसके बाद में लास्ट क्वार्टर के अंदर स्टेट इलेक्शन आ गए, 5 स्टेट्स वेंट इनटू इलेक्शन। अगर कोई शांति से एक बार पीछे मुड़ के देखे तो पहले सेंट्रल इलेक्शन, बाद में स्टेट इलेक्शन, हमने धंधा लगा रखा है इलेक्शन करने का। वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात की गई है वो इंप्लीमेंट करने में कितना साल जाएगा मुझे मालूम नहीं है। वो टाइम पे मुझे यहाँ पे स्टेज पे आके ऐसा ना बोलना पड़े कि मैं 50 साल से मार्केट के अंदर हूँ और आज वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट हुआ है। आई थिंक ये जल्दी होना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट की मशीनरी जब भी बंद हो जाती है तभी उसका रिजल्ट आता है स्पेंडिंग के अंदर। अचानक गवर्नमेंट को याद आया कि हमने ये बजट दे दिया है, स्पेंडिंग बाकी है, दिसंबर महीने के अंदर 1,70,000 करोड़ रुपीज पर स्पेंड, और अभी ये 3 महीने के अंदर बाकी के 3 लाख 3.25 लाख करोड़ स्पेंड करने किए जाएंगे। मैं नहीं मानता हूं कि ये कोई हेल्दी सिचुएशन है। आप प्रोजेक्ट क्लोज कर दो, स्पेंडिंग नहीं करो, इंडस्ट्री में फंड्स ट्रांसफर नहीं होंगे, इंडस्ट्री में फंड्स ट्रांसफर नहीं होंगे तो इंडिविजुअल के पास पैसा नहीं आएगा, इंडिविजुअल के पास पैसा नहीं आएगा तो प्रॉब्लम ये होएगा कि स्पेंडिंग कम हो जाएगा। जो अर्बन कंजम्पशन कम हुई है उसका मेन रीजन ये है। तो सबसे पहले तो ये हॉल में हम लोग जो बैठे हैं उतना एक काम कर सकते हैं, आपका एक्स हैंडल यूज करिए और मेहरबानी करके बोलिए कि हमको वन नेशन वन इलेक्शन जल्दी चाहिए, क्योंकि अगले साल से हमको ये परिस्थिति ना देखनी पड़े। अगले 15 महीने की हम बात करते हैं, ये 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च जिसके अंदर पेंडिंग स्पेंडिंग है, और बाकी के 12 महीने जिसके अंदर 11,10,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर स्पेंडिंग का बजट रखा गया है। करीबन एवरेज 97,000 करोड़ रुपीज पर मंथ विल बी स्पेंड। नाउ वी विल हैव फन। अगर ये फंड्स विदाउट एनी इंटरप्शन स्पेंड होते हैं, ट्रस्ट माई वर्ड्स, नेक्स्ट ईयर व्हेन वी मीट हियर, एट दैट टाइम द सिचुएशन विल बी कंप्लीटली डिफरेंट इन द इकोनॉमी। यू नीड दिस काइंड ऑफ मनी टू बी स्पेंड। 2.5 लाख करोड़ का रेलवे का बजट है, 47,000 करोड़ का डिफेंस का बजट है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा स्पेंड नहीं कर पाते हो तो इकोनॉमी चलेगी कैसे? जैसे आनंद जी ने भी बीच में बात की कि जो विकसित देश हुए हैं उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में कंटिन्यूअस स्पेंडिंग किया है। अगर चाइना की आप बात करो, जापान की बात करो, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रिलेंटलेसली 20 साल तक पैसा स्पेंड किया है। इनफैक्ट आप पिछला 100 साल का हिस्ट्री निकाल के देखो, 1930 to 1950 अमेरिका स्पेंड मनी इन इंफ्रास्ट्रक्चर, 1960 to 1980 middle of 1980 तक जापान spent money on infrastructure. Even small country like South Korea spent money on 1970 to 1990. Where are they today? Right? China is a classic example, very close to us. Mid 1980 के बाद में उन्होंने spend करना चालू किया. Till 2000-2005, they have been spending money on infrastructure. They built the country. हमारे वहाँ 2014 से प्रक्रिया चालू हुई है। पहले 5 साल के अंदर इम्पोर्टेंस दिया गया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जल, पानी, बिजली, इसकी बात की गई, स्वच्छ भारत की बात की गई। उसके बाद में तो दूसरे 5 साल 2019 से 2024 के 5 साल जो आए उसके अंदर टिपिकल अनाउंसमेंट के साथ में गवर्नमेंट ने एक बड़ा कार्यक्रम रखा
कि हम 2030 तक 142 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करेंगे। एंड दैट इज द की पॉइंट हियर। अगर आप 10 साल के अंदर इतना बड़ा पैसा स्पेंड करते हो, आई एम टेलिंग यू दिस कंट्री इज हेडिंग फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि जितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड होएगा उतना इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। एक एग्जांपल है, लार्सन जैसी कंपनी को ज्यादा ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये एग्जांपल के साथ में आप आगे बढ़े तो वन एंड एवरी अदर कंपनी इन द कंट्री will be required to create new capacity to meet this demand from infrastructure। बाद में पावर है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, रोड है, रेलवेज है, एयरपोर्ट्स है, वॉट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये एक बहुत बड़ा मैं देख रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ये साल के अंदर भी गए साल उन्होंने जुलाई 24 में इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट के अंदर करीबन 11 लाख करोड़ एलोकेट किया था। दे कुड नॉट इवन स्पेंड 10 लाख करोड़। दे रिवाइज द एस्टिमेट टू 10 लाख करोड़। और इफ दे कैन सक्सीड by end of March in spending 10 lakh crore, nothing like it। आज की तारीख पे तो नहीं हुआ है। और ये साल के अंदर वही सेम बजट चालू है 11,10,000 करोड़ का, विच मीन्स इट इज सजेस्टिंग कि कंट्री के अंदर बजट तो रख सकते हैं, स्पेंडिंग करने की मशीनरी नहीं डेवलप हुई है। और ये मशीनरी डेवलप करने के लिए आपको जो जो जगह से हर्डल है वो हर्डल निकालने पड़ेंगे। वन ऑफ देम इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सेकंड ऑफ देम इज वॉट एवर हैज बीन टॉक्ड अबाउट इन द एरिया ऑफ इलेक्शंस। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे प्रक्रिया में बदलाव आता है, मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू बी कंप्लीटली डिफरेंट एंड वी आर हेडिंग फॉर अ रिलेटिवली मच 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 बेटर टाइम, ऐसा मेरा मानना है। अशोक जी ने मुझे एक रिक्वेस्ट करके बोला था कि भाई आप सेक्टर के ऊपर थोड़ा बहुत बता देना, बिकॉज मैक्रो तो आनंद जी जैसा अच्छा मैं नहीं कवर कर पाता हूँ, बट डेफिनेटली आई थिंक सेक्टर स्पेसिफिक जिसकी मुझे आपने जिम्मेदारी दी है तो थोड़ा बहुत मैं बात करूंगा उसके ऊपर। रिफॉर्म्स इन डिफरेंट सेक्टर्स जिसकी बात की गई है, अगेन फॉर द वांट ऑफ टाइम आई विल नॉट बी एबल टू गो थ्रू ऑल द सेक्टर्स, ऑल द रिफॉर्म्स दैट हैव बीन टॉक्ड अबाउट। Broadly, it has been talked about the emphasis on agriculture, emphasis on MSME, emphasis on infrastructure, investment, that has been broadly talked about. एक या दो चीज के ऊपर ज्यादा भार दूंगा मैं उसके अंदर। पहली बार एक बजट रखा गया है 2033 तक 100 गीगावाट्स की स्मॉल रिएक्टर न्यूक्लियर प्लांट की कैपेसिटी इंडिया के अंदर क्रिएट की जाएगी, और उसके लिए जो R&D के लिए जो बजट एलोकेट किया गया है वो 20,000 करोड़ का एलोकेट किया गया है। एक चीज आपके सामने रखता हूं जो मेरा रिसर्च है उसके साथ में जोड़ रहा हूं उसको। रशिया और चाइना ये दो कंट्री ऐसी है जिन्होंने बड़े न्यूक्लियर प्लांट के अंदर से छोटे रिएक्टर्स के साथ में न्यूक्लियर प्लांट बनाने चालू किए हैं। अगर 1000 मेगावाट का प्लांट बनता है तो हम उसको बड़ा प्लांट बोलते हैं, 100 मेगावाट का छोटा बोलते हैं, बट ट्रस्ट मी 100 मेगावाट इज नॉट लेस। 100 मेगावाट इज इक्वल टू गुड पार्ट ऑफ मुंबई टू गेट पावर। ओके, अगर ये 100 मेगावाट के छोटे छोटे प्लांट बनने शुरू हो जाते हैं विथ न्यूक्लियर पावर, अपार्ट फ्रॉम मीटिंग द ग्रीन स्टैंडर्ड, सबसे बड़ी एडवांटेज ये हो जाएगी कि आपका जो डिपेंडेंसी है पावर का जो फोसाइल फ्यूल के ऊपर वो कम हो जाएगा। और ऐसी एक कैलकुलेशन रखी है गवर्नमेंट ने रिसेंटली, और कल इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी इसकी बात की गई है। इंडिया की पावर डिमांड बाय 2032 इज गोइंग टू बी डबल देन व्हाट वी आर करंटली कंज्यूमिंग। तो आज हम पावर के क्या क्या प्रोग्राम रन कर रहे हैं। आज की तारीख में हमारे पास कन्वेंशनल पावर है, थर्मल पावर है, न्यूक्लियर पावर टू एन एक्सटेंड आई थिंक लार्जर प्लांट्स है, renewable segment of power, we all are aware about it. Green hydrogen has already started, it is going to be a game changer. इसकी मैं 1-2 मिनट में बात करना चाहूंगा। बायोगैस प्लांट्स, उसकी भी अंदर पावर है, और अभी ये स्मॉल रिएक्टर के न्यूक्लियर पावर प्लांट जो रशिया और चाइना ने जो डेवलपमेंट किया है, आई एम टेलिंग यू इफ दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट इज सक्सीडिंग इन इंडिया, अगले 5 या 10 साल के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट वी विल बी पेइंग लेस देन 5 रुपीज पर यूनिट। जो आज की तारीख के अंदर इंडस्ट्री 9 से 11 रुपया के बीच में पावर की कॉस्ट पे कर रही है, दैट कॉस्ट विल कम डाउन टू लेस देन 5 रुपीज पर यूनिट। ऑलरेडी आज की तारीख में सोलर प्लांट की जो बिडिंग चल रही है दैट इज आई थिंक 2 रुपया 2.25 रुपया के बीच में चल रही है। पॉइंट एक यहाँ पे ये है, अगर पावर की कॉस्ट कम होती है
It's one of the biggest item in the industry, including in commodity sector, metal in particular, refineries. पावर की कॉस्ट कम होती है, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे आपने बात की कि मेरी एज यंग होती तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता, ऑल एंजॉय कर सकता. आनंद जी बताता हूँ यहाँ पे कि अगर पावर की कॉस्ट आपकी 5 रुपये के अंदर आ गई, दिस कंट्री विल बी अनबीटेबल. वी आर गोइंग टू हेड इनटू अ सिचुएशन कि जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी इतनी बढ़ेगी कि आपको शायद वो प्रॉस्पेरिटी एंजॉय करने का समय नहीं मिलेगा, इतनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी. तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है, इसलिए आपके सामने पॉइंट रख रहा हूं. आप यंग इन्वेस्टर हो, आपको हमेशा कोई ना कोई बोलता रहता है आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो. मैं आपको लॉन्ग टर्म का रोड मैप दिखा रहा हूं. अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आए तभी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहाँ इन्वेस्ट करना है. डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए प्लान करके करो, यू विल गेट मैक्सिमम मनी. और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप इन्वेस्टमेंट 10 साल का प्लान करके करते हो, पहले 2-3 साल के अंदर आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, वो भी आप याद रख के चलना. उसके बाद में आपका इन्वेस्टमेंट में रिटर्न आएगा इफ यू हैव डन अ प्रॉपर रिसर्च एंड देन यू आर इन्वेस्टिंग. तो मेहरबानी करके ये मार्केट के अंदर आइए जरूर, मोमेंटम से दूर रहिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा मेहनत करिए. शायद ये सबसे बड़ा मैसेज रहेगा मेरे तरफ से यहाँ पे. दूसरा एक सेक्टर जिसकी मैंने बीच में बात की, मेडिकल टूरिज्म. पहली बार ऐसी कोई टर्म रखी गई है कि भारत के अंदर आप आइए और आप यहाँ पे इलाज करवाइए. बजट के अंदर ये चीज रखी गई है, विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिकल टूरिज्म. स्मॉल वे के अंदर आई थिंक दी पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड अप. 200 डे केयर सेंटर्स हैव बीन अनाउंस्ड इन दिस बजट फॉर कैंसर कवरिंग, so that early detection of cancer can possibly happen. Similarly, I think all the hospitals are going to get the equipments at a cheaper cost by way of reduction in import duty or in some cases zero import duty, which is another good point because जो custom duty के अंदर उन्होंने जो काम किया है वो सबसे बड़ा काम किया है. Many items, I will not go into detail of items, but many items have been removed from duty. एक बाजू ट्रम्प खुश हो जाएंगे ये लोग ने ड्यूटी निकाल दी, दूसरी तरफ हमारे वहाँ इंपोर्टेड जो चीज महंगी पड़ती थी, इक्विपमेंट्स पर्टिकुलरली, वो आपको सस्ते दाम में मिलते तो आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगा. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये फंडामेंटली बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है. सो गवर्नमेंट डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट फॉर दिस एंड आई थिंक वी शुड एक्नॉलेज. तीसरा एक जो सेक्टर है जिसके हमने बात की, जो टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म, उसकी अंदर होटल सेक्टर इन पर्टिकुलर, बिकॉज ऑफ जो मैंने बताया कि लेजर टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, ये सब टूरिज्म के माध्यम है. वहाँ पे सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है एक होटल सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, उसकी भी हम आगे जाके चर्चा कर सकते हैं. नई उड़ान स्कीम के अंदर दे आर टॉकिंग अबाउट एडिंग न्यू 40 डेस्टिनेशंस एज एयरपोर्ट्स. तो अगेन आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ मेजर गेम चेंजर. ऑलरेडी न्यू एयरपोर्ट्स कमिंग इन, हमने देखा है ट्रैफिक कैसे मूव हो रहा है. एमएसएमई के अंदर भी बहुत सोच समझ के पॉलिसी रखी गई है. जो सेक्टर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, टेक्सटाइल है, लेदर्स एंड गुड्स है, टॉयज है, फूड प्रोसेसिंग है, जो एंसिलरी है, जो पार्ट्स बनाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उसकी बैटरी के लिए, मोटर्स बनाती है, कंट्रोलर्स के पार्ट्स बनाती है, उनको भी इसके अंदर समावेश किया गया है. तो ये भी मेरे ख्याल से कार्यक्रम बहुत बड़ा होना चाहिए. एक दूसरी चीज जो हम फाइनेंशियल मार्केट के साथ में जुड़े हैं तो मुझे अच्छी लगी, उसके अंदर फंड ऑफ फंड स्टार्टअप के लिए एआईएफ के अंदर करीबन 10,000 करोड़ का एडिशनल फंड एलोकेट किया गया है, विच मीन्स दैट द न्यू स्टार्टअप, सम ऑफ यू आर गोइंग टू बी डेफिनेटली टेकिंग द एडवांटेज ऑफ इट, यू बीइंग यंग. आप ये नए स्टार्टअप के अंदर आप जब भी जुड़ते हो तो 10,000 करोड़ का एडिशनल फंड थ्रू एआईएफ माध्यम के हिसाब से आपको मिल सकता है इफ यू हैव गॉट अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एजुकेशन. शांति से प्रस्ताव रखे गए हैं उसके अंदर. 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स हैव बीन टॉक्ड अबाउट फॉर न्यू आइडियाज. दिस इज गोइंग टू बी अगेन आई थिंक ये देश के अंदर जो सबसे बड़ी एक चैलेंज है आज की तारीख के अंदर, वो चैलेंज है नई स्किल एक्वायर करने की. ये स्किल एक्वायर करने के लिए आपके पास स्किल लेने के लिए आपको 2-3 चीज करनी पड़ेगी. सबसे पहले आप लर्न तो करते हो,
लर्न करने के बाद आपको अनलर्न करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू डू रीलर्निंग। ये चीज आपको याद रखना है, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। ये तीन वर्ड्स को आप पकड़ के चलिए। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे प्रोविजन किया गया है। सम 500 crores have been allocated for artificial intelligence in education. Previously, I think the allocation was in agriculture, health and smart cities. तो ये भी एक मेरे ख्याल से काफी अच्छा प्रस्ताव रखा गया है। काफी चीज के ऊपर बात कर सकते हैं, समय की भी मर्यादा है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर ये टाइम के अंदर काफी बदलाव किए गए हैं। नया डायरेक्ट टैक्स कोड भी आ रहा है, अगले वीक के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया। और जो नया टैक्स प्रोविजन, जो नए स्लैब स्ट्रक्चर जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, पूनम मिया जी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से इस चीज को ज्यादा कवर करना चाहेंगे। मैं खाली एक ही चीज के ऊपर बात करूंगा, उसके अंदर डिटेल आई विल लीव इट टू हिम। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है, 12 लाख के अंदर तो टैक्स फ्री हो गया आप, अगर 12 लाख से ऊपर है, आपको जो स्लैब स्ट्रक्चर मिला है उसके अंदर मैंने एक रफ कट कैलकुलेशन किया था। मे बी आई थिंक नॉट कंप्लीटली एक्यूरेट बिकॉज मैंने सरचार्ज उसमें ऐड नहीं किया है। ये रफ कैलकुलेशन के माध्यम से देखें तो करीबन आप जब भी 18 लाख तक की इनकम करते हो तो यू आर सेविंग मोर देन 30% इन योर टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम द करंट टैक्स लायबिलिटी। एंड आप ग्रेजुअली जब 50 लाख की इनकम तक जाते हो तो आपकी जो करंट टैक्स लायबिलिटी है उसके अंदर आप 10% का सेविंग करते हो। 50 लाख से ऊपर आप जब भी जाते हो इनकम के अंदर तो आपका थोड़ा सेविंग कम हो जाता है। अल्टीमेटली 2 करोड़ तक आप जाते हो इनकम करने के लिए तो आपकी सेविंग थोड़ी कम हो जाती है, उसके अंदर 2-3% के आसपास रहती है। पॉइंट ये नहीं है कि 2-3% है, पॉइंट ये है कि अगर आपने एक तरफ 12 लाख की लिमिट कर दी, उसके अंदर जो आपको डेंट हुआ उसकी जगह पे आपने यहाँ पे सबसे बड़ा काम यह किया कि ग्रेडेड स्ट्रक्चर लेके आए और सब टैक्स पेयर को आपने एक लिमिट दे दी, तो उसके अंदर उसका बेनिफिट होना स्टार्ट हो गया। मैं ऐसा मानता हूं कि ये प्रक्रिया शुरू हुई है, मेरे ख्याल से आगे जाके उसके अंदर काफी कुछ नए बदलाव आ सकते हैं, हम देखेंगे पूनम इसे कैसे वो कैसे ये चीज को देख रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टैक्स के अंदर ही बात करते हैं तो जीएसटी कलेक्शन नेट इन द हैंड्स ऑफ द सेंटर 13 लाख करोड़ के आसपास किया गया है। मैं ऐसा मानता हूं कि ऑलरेडी आप 1,70,000 करोड़ के आसपास मंथली ग्रॉस कलेक्शन कर रहे हैं कंट्री के अंदर। वो ये जो प्रक्रिया रखी गई है लगभग 10-11% का ग्रोथ, नॉमिनल ग्रोथ की, उसके साथ में ये जीएसटी का कलेक्शन बढ़ के आएगा। उसका एक रीजन ये है कि अगर आप फंड स्पेंड करोगे, जैसे आपका टैक्स का बेनिफिट आपने लिया, वो फंड सब स्पेंड करना चालू करोगे, मैंने बताया उस हिसाब से 5 लाख का सेविंग है, 35 लाख का ट्रांजेक्शन वैल्यू होता है उसका 7 टाइम्स। एवरी ट्रांजेक्शन दैट यू डू you are creating TDS, you are creating GST। तो ये टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ के आया, ये तीन जगह पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर जो बजटरी अमाउंट दिया गया है FY26 के लिए, वो करीबन 10% से ग्रोथ दिखाया गया है। इनकम टैक्स के अंदर करीबन 14% से ग्रोथ दिखाया गया है और जीएसटी के अंदर करीबन 11% से ग्रोथ दिखाया गया है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बजट बहुत सोच समझ के, शायद एआई का यूज करके किया गया है। So, I will rest my talk now. More interested in listening from tax experts. जो कंट्री को 20 साल मिले हैं, वो 20 साल में से हमने शायद 10 साल ऑलरेडी स्पेंड कर दिए हैं। आगे के 10 साल आपके लिए है। तो दोस्त, पिक्चर अभी शुरू हुई है, एंजॉय करिए।